Yes. Test number 7, part A, physics. Question number 1 to 6. Is there any doubt? Question number 1 to 6. Is there any doubt? Yes. आप सभी को सुनाई दे रहा है? Question number 1 to 6. Is there any doubt? Say yes or no. No doubt. No, sir. No, sir. Okay. No. Okay. Paragraph for question number 7 to 9. Paragraph question 7 to 9. Paragraph question किसी को डाउट है? No. Okay. No. Okay. 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 Question number 11, 10 to question number 10 to 13. Multiple objective type. Multiple objective type. Question number 11, 12. अच्छा 11 और 12 ठीक है. 11 का अच्छा ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. मैं आपको म्यूट ऑफ कर देता हूँ, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर भाई कनेक्ट क्यों नहीं हुए? आप सब म्यूट ऑफ ही हैं. तेरे को आवाज आ रही है? बेटा आप फालतू बात आपस में फिर? नहीं करेंगे बिल्कुल भी. जो भी बात करेंगे आप मेरे से करेंगे, ठीक है. मैंने आपको म्यूट ऑफ कर रखा है, ठीक है. आपको सबको मेरी बात आवाज सुनाई दे रही है तो यस सर बोलो. हेलो. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A student took the following readings in an experiment to determine the linear expansivity of brass. Which readings are necessary? Okay. तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का dl अपॉन l dt. ये बोलो सही बात है. और अगर हम इसको डेल्टा में लिखें तो डेल्टा l अपॉन इनिशियल लेंथ होती है इनटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है. तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास रोड. हाँ जी. अल्फा निकालने के लिए एल नोट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है. एल नोट आएगा आंसर. इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ रोड, बिल्कुल सही बात है. डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी चाहिए आपको, है ना. इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ रोड के लिए सही है. इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर की जगह और बढ़िया होता अगर बोलता चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रोड, ठीक है. फाइनल लेंथ ऑफ ब्रास रोड और इनिशियल एंड फाइनल माइक्रोमीटर रीडिंग्स, ठीक है. डेल्टा एल आ गया तो फाइनल लेंथ की जरूरत नहीं है अगर इनिशियल एंड फाइनल माइक्रोमीटर रीडिंग्स है तो. डेल्टा एल पता है अगर आपको तो एल निकालने की जरूरत नहीं है बेटा. आपको एल की जरूरत नहीं है. ए सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर. ए सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्या आंसर दिया है इसका? यस. क्या आंसर दिया है इसका? यही है, ठीक है. मनकीरत कह रहा है यही है तो यही मान लेते हैं, ठीक. हाँ तो क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें क्या दिक्कत थी? बोला आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए? आपको फॉर्मूले में डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा टी चाहिए और एल नोट चाहिए. आपको फाइनल लेंथ कहाँ चाहिए? राइज चेंज इन लेंथ चाहिए आपको. राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, इनिशियल लेंथ चाहिए आपको, ठीक है. फाइनल से भी तो फाइनल से ही तो निकलेगा डेल्टा. अगर आपको चेंज गिवन है तो आपको फाइनल की क्या जरूरत है ये बताओ. अगर आपको वो तो फिर बात की बात होगी ना. एक्चुअली में क्या है, चेंज होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो बाद में निकल रहा है ना.
ये तो बाद में निकल रहा है ना बेटा, आप सोच के निकाल रहे हो इसको। इनिशियली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मेरे डेल्टा एल से काम चल जाएगा ना। अरे बोलो, फॉर्मूले में तुम को राइज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ चाहिए ना। अरे बोलो भाई, ठीक है, सही है, पक्का? हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? एक दे रखी है स्टील की और एक दे रखी है आपको ब्रास की। सही बात है बेटा। तो इसका अल्फा स्टील होगा, इसका अल्फा ब्रास होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ स्टील एंड ब्रास आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप बन रही है, देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप जानते हो आप? बाई मेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है, आप जानते हो? नहीं पर जानते तो है, यस, याद नहीं था। बाई मेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो पहले मैं वो बता देता हूँ। बता ही देना बॉस, ठीक है। क्या हो गया? यस, हेलो, मैंने क्या करा? मैंने क्या किया? हेलो। हाँ जी बच्चों, जवाब दो, बाई मेटेलिक स्ट्रिप जानते हो या नहीं जानते? हाँ, बेंड हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, जानते हैं। ठीक है, तो अब सुनो कहानी पे। ठीक, अब कहानी सुनो। अब किसका अल्फा ज्यादा दे रखा है? टेम द शेप, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो ब्रास का ज्यादा है। कारण क्योंकि ब्रास वाली ज्यादा एक्सपेंड करी है, ऐसे गया। तो ज्यादा लेंथ कौन सी एक्सपेंड करी है, ये वाली है ये वाली? बोलो, ज्यादा लेंथ नीचे वाली एक्सपेंड करी है। नीचे वाली एक्सपेंड करी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ब्रास का अल्फा ज्यादा है स्टील के अल्फा से, ठीक है। और दूसरी बात, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो लेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ही तो लेंथ बढ़ती है भाई, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको? अच्छा, स्ट्रिप ऑफ फ्यूज टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द चेंजेस बिलो यूज्ड टू अटेन द शेप स्टील एंड ब्रास, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा होगा। मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा होगा, घटाने पर तो होगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर ही तो ब्रास की लेंथ बढ़ेगी, घटाने पर थोड़ा बढ़ जाएगी। बोलो, सही बात है, ठीक है। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये गलत बात हो गई बेटा। by providing by providing support for the fuse strip only on the left hand side overnight, ये गलत बात हो जाएगी बेटा। अगर एक साइड आप उसको क्या करोगे, फिक्स रखोगे, तो क्या होगा? एक साइड फिक्स रखोगे तो ऐसी शेप बन जाएगी। अगर एक साइड आप फिक्स रखोगे तो ऐसी शेप बन जाएगी। आपको तो ऐसी शेप बनानी है ना, आपको ऐसी शेप बनानी है, तो दोनों साइड से क्या रखना होगा? आपको फिक्स रखना होगा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। फिर क्या है? बाय प्लेसिंग इट इन अ हाई प्रेशर चैम्बर एट रूम टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तब तक लेंथ नहीं बढ़ेगी, प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इसका आना चाहिए खाली ए ही, ए आंसर आना चाहिए इसका। बोलो, कोई दिक्कत? सही है, बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 बताना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, two spheres of same material having surface blackened are placed in space separately. Their radii are r and 2r, and the most dominating wavelength in the spectrum are observed to be 1:2. ठीक है, कोई बात नहीं, देख ली।
कोई दिक्कत नहीं। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ठीक है बेटा। एक का रेडियस कितना है r और एक का रेडियस कितना है बेटा 2r, ठीक है। ओके, नाउ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है इन्वेस्टिगेशन टू टेम्परेचर होती है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो लैम्डा मैक्सिमम 1 लैम्डा मैक्सिमम 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर T2 ओवर टेम्परेचर T1, सही है। तो वो क्या गिवन है, वेवलेंथ का रेशो दे रखा है 1:2, ठीक है। तो टेम्परेचर का T1:T2 कितना आएगा, T1:T2 आएगा 2:1, कितना आएगा 2:1। अरे बोलो सही बात है, एक सेकंड बेटा, हेलो एक सेकंड, हेलो हेलो, ठीक है बेटा, समझ में आई। ओके बेटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका T1:T2 आ गया, कितना आ गया ये 2:1, ठीक है। तो टेम्परेचर का रेशो आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या पूछा, रेट ऑफ कूलिंग पूछा है, रेट ऑफ हीट लॉस, एमिसिव पावर पूछी है। चलो पावर देख लेते हैं। पावर क्या होती है, सिग्मा ए टी की पावर 4। तो पावर का रेशो कितना आएगा बेटा, यहाँ रेट ऑफ हीट लॉस कितना आएगा, सिग्मा, सिग्मा तो कांस्टेंट ही है। एरिया कितना होगा, इसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस होगा पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है बेटा। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेशो कितना है 2:1, तो इसका पावर 4 करूंगा तो आएगा 16:1, ठीक है। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 16 कट गया। तो पावर का रेशो या फिर रेट ऑफ हीट लॉस 4:1 आएगा, क्या आएगा 4:1। रेट ऑफ हीट लॉस आ गया बेटा, रेट ऑफ हीट लॉस आ गया बेटा, ठीक है। बोलो सही है। अच्छा एक बात और, ये एमिसिव पावर लिखी होती है एब्जॉर्ब, ये एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, ये क्या होती है बेटा। एमिसिव पावर का मतलब है जितनी पावर एमिट हुई और जितनी इंसिडेंट हुई, है ना, ये बेसिकली रेशो है ये एमिसिव पावर। ना 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 होगी ना सर, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। जो रेशो है ये नहीं है इसका मतलब, एमिसिव पावर का मतलब है एमिसिविटी ई पावर इंसिडेंट, पावर सॉरी एमिट अपॉन पावर इंसिडेंट, ये है ये, समझे। ये है ई तो सेम ही है, ब्लैक बॉडी है दोनों, ई का 1 है दोनों का, दोनों का ई 1 है भाई, ब्लैक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। आया समझ में। अच्छा रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का रेट, कूलिंग का रेट दिखता है आपको dt/dt से, ठीक है ना। तो कूलिंग के रेट के लिए क्या करोगे, इसको पावर को लिखोगे ms dt/dt। तो जब लिखोगे आप तो आएगा dt/dt ऊपर और dt/dt नीचे, दोनों का रेशो है ना। ये 1 लगा लो, ये 2 लगा लो, तो कितना आएगा ये है आपका 4:1। और साथ ही साथ क्या आएगा इधर, साथ ही साथ क्या आएगा, फोर रेशो 1 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आएगा आपका m, m मास, मास मतलब, मास मतलब क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मटेरियल सेम है यानी डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है यानी डेंसिटी क्या है भाई, सेम। अब अगर डेंसिटी सेम है तो मास क्या होगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, अगर डेंसिटी सेम है तो भाई, है ना। तो एक के लिए r³ हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 8r³। अरे बोलो, तो मास का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, m1/m2 क्या हो जाएगा 1:8,
अरे बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, 2r का क्यूब मतलब क्या आ जाएगा, 8r का क्यूब आ जाएगा। तो ये 1:8 आ जाएगा, इसको भी यहाँ पुट कर देंगे। टेम्परेचर का रेशो भी आ जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग होता है dt/dt। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है भाई, dt/dt। ठीक है ना, ध्यान रखना। रेट ऑफ कूलिंग होता है dt/dt, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। रेट ऑफ कूलिंग को हम कभी कभी रेट ऑफ पावर समझ लेते हैं ना, रेट ऑफ हीट लॉस समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर का रेट है, ठीक है, और रेट ऑफ हीट लॉस हीट का रेट है। तो हीट का रेट अलग आएगा, रेशो हीट के रेशो, हीट का जो रेट है उसका रेशो अलग आएगा, और जो टेम्परेचर का जो रेट है उसका रेशो अलग आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो यस सर बोलो, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर बोलो भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, चलो अब कौन सा बताना है? आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हो गए। हाँ जी, अब आ जाओ मैच इट, मैच वन। मैच वन में कोई दिक्कत, मैच में कोई दिक्कत, मैच वन में, मैच वन में, मैच वन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैच वन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बी, बी का एस की क्या लिखे हो, बी का एस क्या है मतलब? बोलो। बच्चों को बोलने समझ में आ रहा है बड़ी, क्या है आपका नाम क्या है? ठीक है भाई, क्लियर है? क्या कह रहे हो बेटा? मैच के बी का एस पार्ट कैसे, अच्छा देख लेते हैं। मैच का बी पार्ट, मैच की तरह मैच देखना पड़ेगा, रुक जाओ। मैच आपका ये, ठीक है। वो क्या गिवन है बेटा, एक इंक्लाइन गिवन है आपको, देखो ध्यान से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, ढंग से देखो। ठीक है, ऐसा आपको इंक्लाइन गिवन है, एक मास तो आपको ये गिवन है, ठीक है जी, और एक मास बेटा आपको ये गिवन है। कोई दिक्कत? इसका मास कितना है देखे जाए तो, ये मास है आपका m2, ठीक है बेटा, और ये मास कितना है m1, ठीक है। एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। System is friction, string is massless and inextensible, pulley is light, system is released from where the possible situations are। ठीक है, अब बेटा कई चीजें हो सकती हैं, देखो देखने वाली बात क्या है। देखो एक तो इधर क्या लग रहा है, m1g का sin 30, यानी m1g/2, इधर लग रहा है m2g, है ना। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो बेटा, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप? बी का एस पार्ट ना, बी m2, m2 बड़ा है, देखो m1/2, m1/2, m1g/2, और इधर क्या है बेटा m2। अगर क्या है m2 बड़ा है m1 से, ठीक है, तो m2 m1 से बड़ा है, तो m2 m1/2 से भी बड़ा होगा, m2 m1/2 से ही बड़ा होगा, इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा, और ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो m1 ऊपर जा रहा है, ठीक है बात। टेंशन द स्ट्रिंग इक्वल्स द वेट ऑफ आइदर ब्लॉक, टेंशन द स्ट्रिंग इक्वल्स द वेट ऑफ आइदर। टेंशन निकालनी पड़ेगी, टेंशन क्या करोगे बेटा, जल्दी बोलो। अब इसको चलाने वाला कौन है, m2g, रोकने वाला कौन है, टेंशन इज इक्वल टू m2a। इसको चलाने वाला कौन है, टेंशन, रोकने वाला कौन है, m1g/2 इक्वल टू m1। ठीक, सही बात है भाई, बोलो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? ठीक है, टेंशन निकालनी है अपने को, तो अपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्या कर दो आप इनको, टेंशन निकालनी है ना,
तो आप एक काम कर सकते थे, छोड़ो इसको, तो मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है ना, छोटा, ठीक है, इसको ऊपर ले लो। अब इधर सुनो, एक तो इक्वेशन ये आ गई m2 g माइनस टी इक्वल टू m2, एक आ गई t माइनस, सॉरी, एक आ गई t माइनस m1 g बाई 2 इक्वल टू m1 a। सही है बेटा। अब क्या करोगे आप, आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है टेंशन, टेंशन निकालनी है। तो एक काम करो आप, बहुत बढ़िया वाला काम करो, बताता हूँ क्या करो। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो m1 से, और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप m2 से, ठीक है। तो m1a m2a बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस टी, m2 m1g ना, सॉरी, हाँ m2 के साथ आ जाएगा m2 m1g माइनस टी m1 इज इक्वल टू टी m2 माइनस m1 m2 g बाई 2, ठीक है बेटा। अब इधर चला गया, ये कितना आ गया, 3m1 m2 g बाई 2, 3m1 m2 g बाई 2। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई, m1 m2 g आ गया, ये जाके 3m1 m2 g अपॉन 2 उधर जाके क्या होगा, टी m2 प्लस m1, यानी टी, और इधर आ जाएगा m1 प्लस, सही है बेटा, बोलो क्लियर है एकदम, ये आ जाएगी टेंशन, बोलो क्लियर है। तो कतई नहीं आ रहा, एस पार्ट तो आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एस पार्ट थोड़ा आएगा। ये तो m1 m2 द्वारा रिलेशन गिवन होना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है तब आएगा, है ना, या सॉरी बड़ा छोटा नहीं, कितनी कितनी वैल्यूज है तब कह सकते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, ये एस पार्ट बता दिया मैंने आपको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्लियर है एकदम। एकदम क्लियर है भाई, आगे बढ़ो। यस, इंटीजर टाइप में बताओ, ये किसका, इंटीजर टाइप में थर्ड क्वेश्चन, चलो इंटीजर टाइप में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 0.5 kg block slides from point A on the horizontal track with initial speed 3 meter per second toward a weightless spring of length 1 meter having force constant 2 Newton per meter। ठीक है, पहले तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। और ये स्प्रिंग हो गया बेटा आपका, सही है, और ऐसे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। के कांस्टेंट इसका के कितना है, 2 न्यूटन पर 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। अब आगे, द पार्ट ए बी ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है बेटा, कुछ ए पॉइंट है ये, कुछ ये बी पॉइंट है, ये फ्रिक्शनलेस है ना, स्मूथ, क्या है ये, स्मूथ। और एक ये ब्लॉक है बेटा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से आगे जाए, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे जा रहे हैं, ठीक है। बी सी के पास कोफिशिएंट है स्टैटिक और काइनेटिक, बहुत बढ़िया, बी से सी तक ही, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अब सी, ये है डी और ये है सी, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस भी है और म्यू के भी है, बहुत बढ़िया। म्यू एस म्यू के कितने कितने हैं, एक है 0.22 0.22 और एक है 0.20, अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है, आगे की कहानी क्या है, इफ द डिस्टेंस ए बी एंड बी डी आर 2 मीटर एंड 2.4 मीटर, ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस भी गिवन है आपको, 2 मीटर है ना, 2 मीटर ही है ना,
और BD कितना गिवन है 2.14 मीटर। ठीक है बेटा, अपने को क्या बताना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर द ब्लॉक मूव बिफोर इट कम टू रेस्ट कंप्लीटली, जब तक ये पूरा रेस्ट पे नहीं आता। चलो देखने वाली बात क्या रहेगी इसमें। ठीक है, देखते हैं, कोई बात, आसान। इसको छोटा कर लेंगे, क्वेश्चन है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको और ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले। ठीक है, अब समझिए मेरी बात, समझिए। सबसे पहली बात, जब A से B पर जाएगा तो B पर 3 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस और नो बोलते रहेंगे, से यस और नो। B तक पहुंचने तक 3 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है, 3 रहने वाली है ना, सब मानते हैं, बढ़िया, 3 रहने वाली। तो यहाँ पर 3 रहे, बहुत अच्छी बात। आगे की कहानी क्या है, अब आपको साफ साफ सी बात पता है, ये चल रहा है तो काइनेटिक लगेगी। कौन सी फ्रिक्शन लगेगी बेटा? काइनेटिक लगेगी, पक्की बात है। और काइनेटिक फ्रिक्शन होती कितनी है? काइनेटिक एक्सेलरेशन की बात करें, यानी रिटार्डेशन जो देने वाला है वो होने वाला है म्यू जी, है ना। और म्यू कितना है? म्यू है आपका 2/10 और जी कितना है 10। तो ये हो गया, रिटार्डेशन हो गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, पक्का। तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन चलता गया। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक गया ये? यहाँ पर, जहाँ पर स्प्रिंग मैक्सिमम दब सकता है, स्प्रिंग मैक्सिमम दब सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जब स्पीड जहाँ पे 0 होगी तो आप क्या लगाओगे? स्पीड 0 करने के लिए आप लगाओगे बेटा, अब मान लो स्पीड 0 होती है कहीं यहाँ पर, इसको बदल लेते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ से x दूरी पे स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ? फ्रिक्शन का वर्क, ठीक है ना, मास गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, 0.5 kg मास है ना, कोई बात, m गिवन है 0.1/2 kg, है ना। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ बेटा? फ्रिक्शन का फोर्स हुआ μn, कितना हुआ μn। तो फ्रिक्शन का वर्क यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ बेटा, जल्दी बताओ। μn, म्यू कितना हो गया? काइनेटिक लगेगा जब तक चलेगा, 2/10 और n है आपका 1/2 और g है आपका 10। फ्रिक्शन का वर्क लिख रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ 2.14 प्लस x, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोलो 2.14 प्लस x, सही है, पक्का। ये फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और नेगेटिव में पक्की बात है, फ्रिक्शन का वर्क आ गया, अरे बोलो, फ्रिक्शन का वर्क आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्प्रिंग का वर्क बोलो, -12 के कितना है? के कितना है, जल्दी बोलो, 2 है, ठीक। एक्स स्क्वायर -12 के एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, सही है। इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी हाफ इनिशियल, फाइनल तो 0 हो गई, जहां पे रुका ये हाफ, m कितना है 1/2 इंटू वी स्क्वायर, v कितना है 9 हो गया। अरे बोलो भाई, सही है, v कितना है 9 हो गया। हाँ बढ़िया, ये तो क्वेश्चन है, ये तो हाँ लिखा हुआ बच्चों के पास, ठीक है। अरे यही तो हुआ, v कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या हुआ? माइनस माइनस माइनस। अब क्या यहाँ से अब x सॉल्व कर लोगे? बोलो x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे? कौन कौन बच्चा यहाँ से x निकाल सकता है? कौन कौन बच्चा यहाँ से x निकाल सकता है? सभी निकाल लेंगे, सभी निकालो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको x नहीं निकलेगा यहाँ से। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खत्म सी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, ये 2 से 2 भी कट गया, ये 10 से 10 भी कट गया, देखो और क्या चाहिए बताओ, ठीक है, पक्का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप x सॉल्व कर लोगे, कितना हो गया 9/2, 9/4 हो गया ना, ये 9/4 हो गया, 9 दूनी 8, है ना, देख लेना एक बारी। 4.5, 2.25 हो गया शायद, है ना। अरे बोलो, 2.25 हो गया, तो ये कहानी क्या बन चुकी है मेरे पास कहानी बन चुकी है 2.14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.25। बोलो, सही है, ये कहानी तो बन चुकी है मेरे पास। अरे यही तो बन चुकी है, अरे पता है मुझे बेटा, पता है आदित्य राज, आगे बताऊंगा, चिंता ना कर, एक अच्छा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। शांति रख, 2 मिनट की शांति रख।
बोले ठीक है 2.14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.25। ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, ये आ गया तेरे पास, माइनस ले ले इसको, कितना हो गया, ये एक और एक, अगर 0.11 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 0.1 पक्का, आशिमा पक्का, ठीक है एकदम, तो ये आशिमा की बात पर विश्वास कर रहे हैं हम, 0.1 आ रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब कहानी समझो, आगे ये कहानी है, अब आगे ये कहानी समझो, ठीक, इसको कर लो वो छोटा, ठीक है, इसको हटाओ, ये तो क्वेश्चन ही था। चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, पहले एक चीज समझाता हूँ, इसको जरा, इसको जरा, इसको जरा। अब देखो मेरी बात सुनो, x आ गया आपका 0.1, सॉरी x कितना आ गया आपका 0.1। अब यहां पर जाके रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई है ना, वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, लेकिन kx है, लेकिन कौन है kx है, और कौन है, और कौन है, फ्रिक्शन है। तो अब रुक चुका है तो स्टैटिक लगेगी, अब रुक चुका है तो कौन सी फ्रिक्शन चेक करोगे, स्टैटिक से, इंटू एक्स कितना है 1/10, ये हो गया फ्रिक्शन, स्प्रिंग का फोर्स है ना, और फ्रिक्शन स्टैटिक कितनी हो गई, तो मैं दूसरा सिंबल दे देता हूँ, फ्रिक्शन स्टैटिक हो गई म्यू कितना, जल्दी बोलो, 22/100 इंटू mg 1/2 इंटू 10, इसने इसको उड़ाया, इसने इसको उड़ाया 11, ये कितना आ गया, क्या आ गया 1.1, और ये कितना आ गया 1/5 यानी 0.2। कौन बड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी है, इसका मतलब वहीं जम के बैठा रहेगा, इसका मतलब वहीं जम के बैठा रहेगा कंप्लीटली रेस्ट पे, समझे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आप निकाल लो, क्या आंसर चाहिए, मैंने डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर थ्रू विच द ब्लॉक मूव कंप्लीटली रेस्ट टू रेस्ट, कितना यहाँ से चाहिए, ठीक है, तो 2 हो गया, 2.14 हो गया, और 0.1 हो गया, कितना हो गया ये 2 जमा 2.14 जमा 0.1, 2 4 4.24, और सेंटीमीटर में कितना आ गया, सेंटीमीटर में कितना आ गया 424, वो बड़ी बात थी, बताओ क्या आंसर दे रखा है इसका, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है, यही है। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी, स्टैटिक वाले में, अरे वेलोसिटी जीरो हो गई, एक बार वेलोसिटी जीरो हो गई तो रेस्ट पे आ गया। अब तुम चेक करोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन से स्प्रिंग फोर्स बड़ा है या नहीं, अगर स्प्रिंग फोर्स बड़ा होता तो क्या होता, तो चलता, वापस चलता जब तक कंप्लीटली रेस्ट पे ना आता। अरे बोलो, अब चक्कर क्या हुआ, स्टैटिक बढ़ा है, स्टैटिक बढ़ा तो वहीं जम गया, स्प्रिंग कुछ नहीं हिला पाया उसको, स्प्रिंग उसको छेड़ ही नहीं सकता। अरे बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया सर, चलो अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन इस पेपर का पेंडिंग हो तो बताओ, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन पेंडिंग ऑफ दिस पेपर, कंप्लीट है एकदम। चलो एक पेपर मैं आपको और भेज रहा हूँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके डाउट बताओ। ये आपको हुआ था ना सीरियल वाइज, मैं सीरियल वाइज ही भेज रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ग्रुप पे मेरे को भेजे थे किसी ने, किसने भेजे थे, हाँ लड़की का नाम क्या था उसका, बेटा ये पेपर भेजे थे मेरे किसी लड़की ने, क्या नाम था उसका, आपने प्रेजेंट है क्या, अच्छा ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है हाँ मिल गया। तो एक पेपर और था, ठीक, ये टेस्ट 7 है एक सीरीज का, हाँ मैं ये भेज देता हूँ आपको, ये लो ग्रुप में भेज दिया, इसके डाउट लो आप, अब देख लेते हैं, जितना एक थोड़ी देर में और होता है उतना ये भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये नोट कर लिया, मैं छोटा कर दूं इसको, नोट करना हो तो, लो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। पेपर भेजा मैंने, एक पेपर भेजा, मिल गया सबको, पेपर मिल गया सबको,
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक तो ये बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, गुरुकुल वाले नालायक बच्चे। कौन है ये लेट ज्वाइन किया इन्होंने? कहाँ है ये मेरे बच्चे? ये मेरे वाले आदित्य राज। भाई लेट ज्वाइन क्यों किया आदित्य राज? हाँ, पार्ले जी कहाँ है? पार्ले जी, पार्ले जी कहाँ है? और वो वीके जी, समर्पण, ये सब कहाँ है? वीके जी, समर्पण, बेटा कल वाले टेस्ट को भी आप एक बार और तैयार कर लो, ठीक है ना? मैं तो ले लूंगा, लेकिन आउटपुट तब आता है जब हम अच्छे से खुद तैयार करते हैं, ठीक है? तो आदित्य राज एक बार उनसे बात कर लियो, ठीक है ना? और अगले अगले अगली बार से पंक्चुअलिटी से सबने अटेंड करनी है क्लास, ठीक है ना? अब मैं आपको सारे पेपर डिस्कस करा दूंगा, आपके जितने भी हैं एडवांस की सीरीज के। कोई पेपर नहीं छोड़ूंगा, कोई पेपर भी, चाहे हफ्ते में 2 क्लास लगे लेनी पड़े, चाहे 3 लेनी पड़े, चाहे एक से ही काम चल जाए, समझे? तो पेपर आपके डिस्कस हो जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन बी पंक्चुअल इन माय क्लास। आपको क्लास अटेंड करनी है, प्रॉपर सिंसियरिटी से अटेंड करनी है, ठीक है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं? अच्छा खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, एक बच्चा बोल रहा था कि कल वाला डिस्कस कर दो। मैं कल वाला इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको और अच्छे से ट्राई कर लो। जब तक आप खुद ज्यादा ट्राई नहीं करोगे तब तक कहानी नहीं बनेगी, ठीक है ना? तो पुराने पेपर में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसको भी कर लेंगे, चिंता मत कर, अगली बारी उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? मैं पहले से ही बता दूंगा। चलो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका रहेगा जो कल पेपर हुआ है। कल पेपर हुआ है ना? कल क्या तारीख थी? कल पेपर हुआ है, मुझे भेजना एक बार। जो कल पेपर हुआ है मुझे एक बार भेजना, मुझे एक बार सेंड करना, फिर मैं आगे ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो। जो कल पेपर हुआ है फिर मुझे भेजना है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये वाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा यही है ग्रुप में आया हुआ है टेस्ट 8, यही है क्या? टेस्ट 8 नाम से आया हुआ है जो, ठीक है। तो ये पेपर मैं दोबारा भेज रहा हूँ ग्रुप में आपके। नेक्स्ट क्लास में हम ये पेपर डिस्कस करेंगे, टेस्ट 8, ठीक है? इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टेस्ट 8, ठीक है? और जो आज रह जाएगा थोड़ा सा दूसरा पेपर, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब टेस्ट 7 फॉलो, जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स 5 केमिस्ट्री 5, टेस्ट 7 जो मैंने भेजा है अभी अभी। फिजिक्स 5 केमिस्ट्री 5, यस। टेस्ट 7 फिजिक्स 5, ऐसा लिखा हुआ है ना? हाँ जी बोलो। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं 10। इन ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं फटाफट से, है ना? इन 10 में से बताओ कोई डाउट है तो। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 to 10, ऑब्जेक्टिव 1 to 10, ऑब्जेक्टिव 1 to 10 बताओ कोई डाउट है तो। अरे भाई क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव बेटा सीरियल वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज, है ना? फिर बीच बीच में से नहीं करेंगे, सीरियल वाइज। उसका नंबर भी आ जाएगा, अगली बार ही आ जाएगा उसका नंबर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 1 to 10, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 to 10। अच्छा, किसी को नहीं है ऑब्जेक्टिव में डाउट? डाउट्स बेटा एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 1 to 10 कोई डाउट है या नहीं है? पहले आप मुझे ये बताओ, कोई डाउट है तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वापस पीछे नहीं आएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वापस पीछे नहीं आएंगे फिर, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव 1 to 10 कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, मनकीरत का कोई डाउट नहीं है। अच्छा और कोई? स्वयं का भी नहीं है, ठीक है। साक्षी का भी नहीं है, आदित्य डबास का भी नहीं है, ठीक है, किसी का नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो केमिस्ट्री आ गई, कहाँ है फिजिक्स? हाँ, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 15, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 to 15।
14 डाउट है सर। फोर्टीन में क्या डाउट है भाई? 13 का सी डाउट है, 14 डाउट है। चलो पहले 13 का सी देख लेते हैं। कोई नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही है कुछ, यही है ना, यही है ना? क्या किस किस ग्राफ में ग्राफ? अच्छा, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ है, कोई इशू नहीं। ये डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? रो 1 रो 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, स्ट्रेट है ना, रो 1 डेंसिटी, रो 2 डेंसिटी, ठीक। नेमिंग कैसे करी हुई है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, टी से। चलो ये सवाल था, क्या है ये? एन आइडियल क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए विच इज प्रेशर डेंसिटी कर्व, ठीक है। कौन सा पार्ट बताना है इसका? सारे बताने हैं, कोई पार्ट फिक्स है जो बताना है? अरे बोलो। अच्छा, सी पार्ट बताना, ठीक, कोई इशू नहीं। अब सुनो भाई, डेंसिटी है फिक्स, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब जो गैस दे रखी है आपको, फिक्स गैस ही दे रखी होगी, ठीक है ना, ये हम मान के चलेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है आपका, ठीक है। कहाँ से कहाँ? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी एट गैस सी, ठीक, ए और सी पे कमेंट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं T1, ठीक है। तो बी पर टेम्परेचर जो होगा, अब सुनो मेरी बात, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, तो प्रेशर होता है रो आर टी बाई एम, अगर पता हो तो प्रेशर बाय डेंसिटी, स्लोप अगर फिक्स है तो आर टी बाय एम, यानी टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर क्या है? फिक्स। तो बहुत बढ़िया, इधर का टेम्परेचर भी क्या हुआ? T1 हुआ, सही है, इधर का टेम्परेचर भी T1 हुआ। अब डेंसिटी फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी फिक्स है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो T2 बड़ा होगा, तो T2 T1 से बड़ा होगा। तो क्या होता है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एट सी, गलत बात है। ए पर, सी पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, सी पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, ए पर ज्यादा नहीं होगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। किस पर ज्यादा होगी? सी पर इंटरनल, क्यों ज्यादा होगी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बताना है अब? फोर्टीन, ठीक है भाई। 14, वैसे 14 में क्या दिक्कत है? 14 तो नोट्स का ही सवाल है, चलो। डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस कैन बी, क्या हो सकती है? स्पेसिफिक हीट,
डायटोमिक आइडियल गैस। ठीक, स्पेसिफिक हीट पूछी है, मोलर हीट पूछी है इसमें। स्पेसिफिक हीट तो डायमेंशन ही मैच नहीं करेगी भाई, उसका तो मोलर मास भी आता है डिवाइड में ये मोलर ही पूछी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 5 प्लस FV। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 प्लस FV, वाइब्रेशनल होती है। अरे बोलो, हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल भी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप? तो सी V होता है FR/2 और CP होता है F/2 + 1 × R। तो वाइब्रेशन अगर 0 लें तो 5R/2 7R/2 हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वाइब्रेशन ज्यादा हो, इनफाइनाइट और 0, अच्छा जीरो जीरो नहीं हो सकती भाई, 0 नहीं हो सकती, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यस, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? एक बच्चे का मैसेज आया तो था, रुको मैं देखता हूँ क्या मैसेज है। एडियाबैटिक प्रोसेस में C0 है यार, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस का डेल्टा Q 0 है, तो NC डेल्टा T। सी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते एडियाबैटिक प्रोसेस में यार। सी होता है C - R/Z-1, समझे? तो C0 हो जाएगा ना एडियाबैटिक का। क्या लिख रहे हो, रुको एक मिनट। तो इसको ऐसे करने की मोलर हीट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिए करती है। मोलर हीट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई करती है। नहीं, नेगेटिव कब होने लगी मोलर हीट कैपेसिटी? सी कब नेगेटिव होने लगा भाई? सैचुरेटेड वेपर्स का क्या? सैचुरेटेड वेपर्स का बेटा सी हमेशा, तुम मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, आपकी हीट हीट नेगेटिव हो सकती है NCDT DT की वजह से, है ना। हीट नेगेटिव हो सकती है, सी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बोलो। हाँ होती है, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है ना, होती तो है, मैं मान गया आपकी बात, होती है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसके उसमें नहीं होती ना। हाँ बेटा, मैं समझ गया, सैचुरेटेड वेपर्स का होता है, सैचुरेटेड वेपर्स का होता है, बट बिल्कुल ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस बात के लिए, लेकिन हम यहाँ पर गैस पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस, सैचुरेटेड वेपर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ तो नेगेटिव का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब, वैसे भी नेगेटिव उसमें दिया भी नहीं है, नेगेटिव की चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? नेगेटिव तो उसमें दिया भी नहीं है वैसे भी। DQ/NC/DT, हाँ DQ/NC/DT है, बिल्कुल सही बात है। सैचुरेटेड वेपर का सी नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वैसे नहीं है। अरे कोई खास बात नहीं है, वो केमिस्ट्री के लिए होगा, केमिस्ट्री के जुगाड़ में होता होगा सैचुरेटेड वेपर्स का ना, स्वयं सर ये सैचुरेटेड वेपर्स वाली बात आ गई। अरे मेरे भाई, सैचुरेटेड वेपर्स के लिए केमिस्ट्री में ये लोग ले लेते होंगे C नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ, हमारे सिलेबस में फिजिक्स में नहीं कराते कोई सवाल जिसमें C हम नेगेटिव ले रहे हैं, सही बात है। एडियाबैटिक DQ = 0 है। एडियाबैटिक में DQ 0 है बेटा, राइजिंग टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो C0 हो सकता है, सी कोई दिक्कत नहीं। एडियाबैटिक में C0 हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और होता भी है कि जेड की वैल्यू गामा हो जाती है ना, जेड की वैल्यू गामा हो जाती है, तो सी कितना बन जाता है? CV - R/γ-1, और CV और गामा, CV तो R/γ-1 होता है, ये दोनों नंबर कट जाते हैं, C0 आ जाता है। एडियाबैटिक में होता है, बिल्कुल सही बात है, C0 नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं फिलहाल। हाँ हो सकता है केमिस्ट्री में सैचुरेटेड वेपर्स वगैरह में बिल्कुल हो सकता है।
यस गीतांजलि, क्या नाम है, मैं सी की रेंज ऑल रियल लिखवा रखी है, तो मैंने एबीसीडी भर दिया। अच्छा आंसर क्या दिया ये बताओ, स्वयं आंसर क्या दिया, एबीसीडी। तो पॉजिटिव इनफाइनाइट भरने में क्या दिक्कत है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तो हो ही सकती है, मैं बोल ही रहा हूँ, वाइब्रेशनल डिग्री तो कितनी भी हो सकती है बेटा, आंसर तो एबीसीडी आ ही रहा है, आंसर एबीसीडी आने में क्या दिक्कत है। देखो 7r/2 हो गया, देखो 5 डालोगे तो 5r/2 हो गया सीवी, 7r/2 हो गया सीपी, कोई और सी भी हो सकता है जो इससे बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। dt की वैल्यू 0 है, dt की वैल्यू 0 है तो c उसके लिए इनफाइनाइट भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे z की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई ना, z की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी आइसोथर्मल के लिए, तो c इनफाइनाइट भी हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चारों होंगे, बिल्कुल ठीक है, चारों ही होंगे, ठीक है। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ वो बिल्कुल सही बात है, सर ने लिखवाया होगा नेगेटिव इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। पर हम नेगेटिव वाली पढ़ नहीं रहे हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, ना ही कोई ऐसा सवाल आपने करा होगा, करा है तो बताओ। हाँ नोट कर लो इसको। हाँ ये एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा आपको कि नेगेटिव आप ऐसे पढ़ सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, नेगेटिव में अगर एक चीज करना चाहते हो, नेगेटिव वाली बात समझाना, नेगेटिव वाली बात, सी पीवी की पावर जेड इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अरे बोलो सही है, तो सी लिखवाया होगा आपको सीवी माइनस आर अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है, और सी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर अपॉन जेड माइनस 1, सही है, बोलो। अब नेगेटिव कब होगा ये नंबर, जब आर अपॉन जेड माइनस 1 बड़ा होगा किससे, आर अपॉन गामा माइनस 1 से, बोलो सही है। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, जेड माइनस 1 लेस देन गामा माइनस 1, जब जेड क्या होगा, गामा से छोटा होगा, जब जेड गामा से छोटा होगा तब सी नेगेटिव हो सकता है, हाँ सी कैन बी नेगेटिव, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं ऐसा ना, लेकिन अगर वो इमेजिनरी बना के दे दे तो आप यूज कर लोगे, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो इमेजिनरी बना के प्रोसेस दे देगा, देखो पीवी की पावर जेड के ऊपर उसका हक है, वो जैसा मर्जी बना के दे, है ना, अरे बोलो पीवी की पावर गामा माइनस 1 दे दे, तो जेड गामा से छोटा हो गया क्या, नहीं हो गया, गामा में से एक घटा तभी तो जेड बना, अब सही है, ऐसे मैथमेटिकली समझ लो, ठीक है ना, इसमें सैचुरेटेड पेपर वगैरह घुसाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैथमेटिकली समझ में आ रही है बात, मैथमेटिकली बात समझ में आ रही है, आ रही है तो यस सर बोलो सभी बच्चे, राइते डबास को आई, स्वयं को आई, बोलो बोलो शाबाश, जल्दी बोलो, जल्दी स्पीड से, गगनदीप को आई, साक्षी को आई, और बोलो आशिमानंद को आई, तेराज को आई। नेगेटिव हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन हम हमारे सिलेबस में ऐसी प्रोसेसेस कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको इमेजिनरी प्रोसेस पे गिवन करके आ जाएगी, है ना, हाइपोथेटिकल प्रोसेस बना के दे दे अगर आपको, जिसका जेड गामा से क्या हो, छोटा, उसके लिए सी नेगेटिव भी आ जाएगा, जिसका जेड गामा से छोटा होगा उसके लिए सी नेगेटिव भी आ जाएगा। इसी को देखते हुए सर ने आपको रेंज लिखवाई होगी, सी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, समझे, कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ सैचुरेटेड वेपर वाली बात मत लाओ बीच में ना, वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है, समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, पक्का सबको क्लियर हो गया, बोलो पेपर डिस्कस हुआ, अच्छा मजा आया सबको, पेपर डिस्कशन में सबको मजा आया, गगनदीप को आया, ऐसे ही हम सभी पेपर कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हम सभी पेपर डिस्कस कर लेंगे बेटा। हम नेक्स्ट पेपर में मैं आपको आगे कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस हो गए ना इसके, तो ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट बारी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बारी हम
इसके करेंगे इंटीजर, इसके इंटीजर करेंगे इस वाले पेपर के, और जो कल हुआ पेपर वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंटीजर करेंगे और जो पेपर कल हुआ है वो करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
जीवन आवाज आ रही है? हाँ तो फिर बताओ क्यों नहीं करा एक भी नहीं करा मेरे पास तो एक नहीं है जीवन। हाँ एक में कहाँ करा है सब्जेक्टिव। हाँ सब्जेक्टिव किया है ये चेक करना है। ठीक है सब्जेक्टिव कर लेते हैं ठीक है। जीवन भी बोला पड़ता है जब सब्जेक्टिव किया है तो बताओ सब्जेक्टिव किया हुआ है मैं देखता हूँ सब्जेक्टिव तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव वाला कल सेट कर एंड वी वांट टू भाई पूरा ऑब्जेक्टिव की तरह का सब्जेक्टिव मान लिया हमने ऑब्जेक्टिव वाला कर दिया है ना। जीवन अभी क्यों स्टार्ट कर दो भाई होमवर्क आगे नहीं करना हम ऑब्जेक्टिव है जिस टाइम आप स्टार्ट करते हो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने स्टार्ट किया है और जिस टाइम आप सबमिट करते हो कंप्लीट खत्म करते हो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेटा आपको पहले सॉल्व करना है और उसमें अपलोड करना है जैसे आपने ग्रुप में सेंड किया है मैंने किया था काम जीवन में भी करा तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है सही है। तो मिला के आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है तो हमारा पहला और बताओ जरा इसका आंसर तो लिखते हैं भाई। हां द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल xy ऑफ द फॉर्म वेयर a0 हो सकता है यहाँ पे बताओ बच्चों a0 हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये कैन सी ये तो हट ही जाएगा फिर ये x और y में लीनियर तो बचेगी है ना। ऐसे आपका c0 हो सकता है क्या c तो 0 भी हो सकता है और c नॉन 0 भी हो सकता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ठीक है। तो a इतना जरूर है कि a भी नॉन 0 होना चाहिए और b भी आपका नॉन 0 होना चाहिए ठीक है। तो a ऑप्शन इस तरह है ये सही है बच्चों। अगर हमें x और y दोनों में लीनियर इक्वेशन देखनी है तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों नॉन 0 होने चाहिए नॉन 0 therefore ऑप्शन a इज करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेट ट्रू और फॉल्स एवरी सॉल्यूशन every solution of the linear equation can be represented by an equal on the graph ये सही बात है क्या every solution of the linear equation can be represented by an equal on the graph बिल्कुल सही बात है ट्रू है ये क्योंकि बेटा हम
जैसे ग्राफ बनाते हैं, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है वो तो एक लाइन की इक्वेशन है। मान लो कि आपकी ये लाइन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसी लीनियर इक्वेशन इसका ग्राफ बनाता है, लाइन होगी। लेकिन कोई भी लीनियर इक्वेशन है बेटा, वो तो एक लाइन है ना। अब इसके ऊपर आप इसका कोई भी सॉल्यूशन उठा लो, कोई भी सॉल्यूशन उठा लो, जैसे यहाँ पे उठा लिया, ये तो एक क्वांटिटी होगा, यहाँ पर उठा लिया, एक पॉइंट होगा, यहाँ पर उठा लिया, ये एक पॉइंट होगा, सही बात है। तो therefore this is true। बच्चों समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, at what point does the graph of the linear equation cut this y-axis? कौन से पॉइंट पे कट करेगा? तो इसका ग्राफ बना दो, 3x plus 4y equals to 0। मतलब ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है बेटा, उसने बोला है कि y-axis को कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पर x0 को, है ना। भाई y-axis पर x को 0 रखा, y कितना आ गया माइनस 6 बाय सॉरी हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2 that is 1.5। सी ऑप्शन इज राइट। तो समझ में आ गया, बस x को 0 रखना है, वो तो करना ही नहीं, सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर उसने बोला होता कि दो पॉइंट बताओ जहां पर इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है बेटा फिर तो y की जरूरत नहीं है ना, y की जरूरत नहीं है तो x हुआ जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट हो गया 0, 3/2 और एक आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 0। इसको आप सॉल्व कर दो, लाइन की इक्वेशन आ ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई, ठीक है। 3x plus 4y equals to 0। तो समझ में आ गया? दिवांश बेटा तुमने सबमिट करा दिया था, होमवर्क सबमिट कराया था क्यों? एक मिनट चेक कर रहा था वो दीपांशु का नहीं हुआ, दिवांश का नहीं हुआ, सार्थक जीवन जीवन में सब्जेक्टिव प्रक्रिया हो सकती है, तो सार्थक है राइट। दिवांश क्यों नहीं करा बेटा तुमने, क्या कह रहे हो? बाकी बच्चे भी तो मेरे को मैं कराते हैं तो भी उसके पास कैसे टाइम आता है। तो भाई दिव्यांश एक तो ये करना है तुम्हें सब्जेक्टिव और दो दिए मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो अब आपको दोनों ही तक सबमिट करा दें। सब्जेक्टिव कैसे करना है बता रहे, सब्जेक्टिव टेस्ट असाइनमेंट कैसे करना है सबको पता है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the linear equation that convert Fahrenheit as अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सट्रैक्ट किया था आज से ही अभी स्टार्ट करना पड़ेगा।
करोगे इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कि इक्वल टू 5 minus 116 over 9. If the temperature is मतलब ये दिया हुआ है आपको 35 डिग्री 35 और आपको F निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। कर लोगे कितना आ जाए 35 into 9 plus 2 5 है minus 1 कितना हो गया 9 5 45 और 27 31 1 9 आप लोग भी कैलकुलेट करो अपने रजिस्टर 95 देखते हैं सॉल्व करो ये क्या है 35 कैलकुलेटर कौन यूज कर रहा है मुझे आवाज आ रही है 9 5 का 45 4 27 4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 160 plus 2 5 है 5 plus 0 5 और ये 4 5 नीचे आ जाएगा ठीक है क्या हो गया 5 9 45 हो गया 95 आ जाएगा 95 ठीक है तो दिस इज योर आंसर ए तो आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मतलब ये पूछा गया इसका सॉल्यूशन है या 1/2 इसका सॉल्यूशन है या अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो सॉल्यूशन है तो दिखाई देगा तो अगर ये इक्वल आती है तो सॉल्यूशन है जब हमने हां बेटा x को हमने 1 रखा तो 3 आ जाएगा y को हमने 2 रखा यहां पे तो पूरा 4 हो गया बस तो यहां पे 7 आ रहा है तो 7 18 के बराबर होगा तो therefore no solution ठीक है क्योंकि सैटिस्फाई नहीं करता अभी ट्राई दिस वन जल्दी से आंसर बताओ जल्दी भाई 1 मिनट आपके पास you have only 1 minute hurry up very fast हो गया वैसे सबसे पहले इसका आंसर आता है बच्चों कितना टाइम लग रहा है भाई A और B A और B is what light on the graph of this line ठीक है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पहले तो आप क्या करो ये एक पॉइंट उठा के we get 3A plus 5B equals to 7 this is let's say question number 1 फिर ये वाला पॉइंट B को उठा के we get A plus 4B equals to 7
दैट इज सेकंड कितना आ रहा है मान्या ने आंसर दिया है 2 और कोई अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करता हूं मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 12b इक्वल्स टू 25 सही है दैट्स इट अभी आपकी इक्वेशन अब आप इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन को और इसको तो इसके नीचे लिख दिया मैंने 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 7 बेटा दोनों को माइनस कर दो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आंसर हो गया 12 minus 5 we get 17 and 21 minus 7 we get 14 so D comes out to be 2 तो मान्या आपका आंसर एकदम सही है बेटा ये सॉल्व करने का तरीका है देखो हमारे पास क्या है दो अर्थों है a और दो इक्वेशन एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकालो और यहाँ पे डालो ठीक है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन आप इसको इस तरह से देखो पहला मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन ठीक है सब्स्टिट्यूशन में तो आप क्या करते हैं यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं सेकंड से और फर्स्ट में डालते हैं यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ डालते हैं लाइक फिर ऐसा हो जाता है 3 a की वैल्यू आ जाता है 7 minus 4b plus 5b अपनी जगह इक्वल टू 7 तो ये हो जाता है 21 minus 12b plus 5b इक्वल टू 7 ठीक है तो ये 7 इधर आ जाता है विकेट 14 हियर और minus 7b इधर आके 7b और b आ जाता है आपका समझ पा रहे हैं and this method is called equating the coefficient equating the coefficient इसमें हम क्या करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर बनाना ठीक है जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है 3a और यहाँ पे ओनली a है तो इसलिए हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना 3 से मल्टीप्लाई करना है समझ पा रहे हैं 3 से की बना क्योंकि हम a को हटाना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया ये आपका कैंसिल हो जाएगा गॉट इट अच्छा इसी में आपको ऐसे देखो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए and I am using this method second one मुझे a की वैल्यू चाहिए बेटा अगर a की वैल्यू चाहिए तो अपने पास b को सेम बनाना पड़ेगा 3a plus 5b equals to 7 एक इक्वेशन ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास तो अगर हमें b को सेम बनाना है b के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है तो क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को इनटू कर दो 4 से और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से ठीक है देखो यहाँ पे 4 का कोएफिशिएंट क्या है b का कोएफिशिएंट क्या है 4 तो इस पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या है 5 तो इस पूरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा करने से क्या हो जाएगा यू कैन सी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 4 3 12 a प्लस 20b प्लस 20a और ये बन जाएगी आपकी 5a प्लस 20b प्लस 7 into 5 35 अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू कैन सी ये कैंसिल हो गया 20b minus 20b और 12 minus 5 we get 7a equals to यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 और a की वैल्यू आ जाएगी -7
ये चीज समझ में आई? देखो अभी तक तो आप क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो, ठीक है? तो अब आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो ये समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बता दो तो समझ में नहीं आया, अभी बता दो। सभी को समझ में आ गया ना? यार बहुत सिंपल है, जिसको मान लो अगर हमने देखो इसको यार यार इक्वेट करना है, मान लो जैसे हमें अगर a हटाना है तो a के कोएफिशिएंट को बराबर कर दो, अगर हमें b हटाना है तो b के कोएफिशिएंट को बराबर कर दो। अब वो बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, इन सब को तो आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बच्चों इसका आंसर बताओ। A point on the right is of the form. We have a line y equals to x, मतलब ये लाइन ऐसे है। अब इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो बेटा, कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो किस टाइप का होगा? मान लो मैंने x को मान रखा, y equals to x है। अगर मैंने x को मान रखा तो y कितना आ जाएगा? 1। ये पॉइंट आ गया 1 1। 2 रखा तो 2 2, 3 रखा तो 3, 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, है ना? तो बेटा ये तो ए टाइप कुछ इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है, ठीक है? तो ए टाइप के पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आए। आई होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया है? इजी है ना ये वाला चैप्टर? अरे एक वाला चैप्टर कितने बच्चों को हार्ड लग जाता है? ये वाला मतलब डिवांस फॉर्मूला, बेटा कोई इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थ्योरी है, जरा सी फॉर्मूला कुछ नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, बताओ जल्दी से। यामिनी एंड फातिमा दोनों ने कंट्रीब्यूशन करा 100 रुपीस का। लेट्स से यामिनी ने x रुपीस दिए और फातिमा ने 5 रुपीस, तो टोटल हो जाएगा x + y = 100। इसकी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये तो। अच्छा ये मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ऐसा ऑब्जेक्टिव बना के करा रहा है, ठीक है? नाउ इसका बताओ क्या आएगा? Which of the following is the linear equation in one variable? हाँ, ये लीनियर है बिल्कुल, ये लीनियर है, यस, ये भी लीनियर है,
तो इसका मतलब आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज राइट बिकॉज़ ए बी सी तीनों सही है। समझ में आ गया बच्चों? ये बताओ solve the equation and find x। जल्दी से सॉल्व करो। माइनस कितना आ गया बेटा? चलो देखते हैं। ये इधर आ जाएगा x और माइनस इधर चला जाएगा 5। सिंपल है 5। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। ये वाला बताओ। Try this one, find the coordinates of intersection of the line। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि बेटा जैसे ये भी एक लाइन है, लेट्स से L1 ये भी एक लाइन है, जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कहीं ना कहीं पर कट करेगी। दो लाइन बेटा, दो लाइन हमेशा अगर कट कर रही है तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी। आप खुद जरा सोचो, अगर कट कर रही है तो क्या वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती है? नहीं ना, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। That this point is called point of intersection। Point of intersection, ठीक है? तो अभी कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो बस। मान लो L1 की इक्वेशन है 3x minus 2y equal to 4 और L2 की इक्वेशन है x plus y equal to 2। बेटा इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके बताओ क्या बनता है। 2 1 समझ में आंसर दिया है 2 1 और कौन बोल रहा है ऑप्शन है विमान और भी कोई? हाँ मान्या विमान। ये 2 2 किसमें हो रहा है? चलो हम चेक करते हैं। 3x minus 2y equal to 4 है। एक तो इक्वेशन ये हमारे पास और दूसरी है x plus y equal to 3। अब बेटा इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। टू हैव टू मेथड। पहला वही कि यहाँ से काम करो, x की वैल्यू निकालो, ध्यान रखो। दूसरा आप x या फिर y के कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 2x plus 2y equals to 3। सही है? दैट इज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व कर दो, मतलब इनको ऐड कर दो। बिकॉज़ यहाँ पे -2y है, यहाँ पे 2y है। जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं इसको हम, तो ये कैंसिल। 3 + 2 = 5 है और 6 + 4 = 10, तो x आ जाएगा। तो ये x अगर 2 आ गया तो इस x को उठा के यहाँ रख, y कितना आ जाएगा 1। तो 2 1 ये ऑप्शन इज करेक्ट। सही है बच्चों, समझ में आया? बाकी अगर आपको ऐसे इजी लगता है ना कि भाई यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, तो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे करो। ठीक है बच्चों? बोल दो एक बार, सही है? समझ
समझदार हो गए तुम लोग। चलो ट्राई नेक्स्ट वन। ट्राई करो भाई जल्दी से। अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्या यही कर सकता है एनसीईआरटी का है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो भारत this that is no constant for body taking a constant force as this यानी भारत constant force को तेज हो रहा है वेक्टर डिस्टेंस 100k into d है ना। यहाँ पर आपके पास तीन क्या दिया हुआ है आपको और w को बोल रहे हैं पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 है तो when x is equals to 2 तो y आ जाएगा 6, ये प्रोजेक्ट ये तो y का आ जाएगा 6 समझ पा रहे हैं। एक बार ऐसा होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो रही है और इस कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। चलिए आगे। अरे आज तो आप लोगों को काफी मजा आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। चलो ये बताओ जरा डिस्टेंस मीटिंग का ग्राफ होता है इक्वेशन। हाँ बिल्कुल वेरी गुड यस हम बात करते हैं बता दो दिस इज x एक्सिस y एक्सिस y इक्वल्स टू -1 ऐसे लाइन जाएगी ना, ये -1 से पास होती है और y इक्वल्स टू 3 यहाँ से जाएगी ये 3 तो हमें तो इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए we need this distance और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 3 तो याद हो गया और आगे में चाहिए तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई दिस वन, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है ना। जो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं है तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है जो किराया है वो कितना है 10 रुपये। बाकी मान लो ये बच गया आपके पास x माइनस 1 किलोमीटर का, ये कितना आ जाएगा 4 into x माइनस 1, ठीक है। अब टोटल फेयर कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 into x माइनस 1 यानी कि 4x प्लस 6 y इक्वल्स टू 4x प्लस 6, ठीक है। आगे बच्चों समझ में ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का बस उसमें फिगर्स अलग थे है ना, एनसीईआरटी में दिया था ना। आप सब्जेक्ट वही तो करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव बना के करा, ठीक है। हाँ जी ट्राई दिस वन, try this one. There are two states of measuring the temperature of a liquid 80 Kelvin and Fahrenheit.
ये ऑप्शन देखो, ये तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। ये शायद आप रिलेशन में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। हाँ, ये ऑप्शन पर भी हमने एक सबसे बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बेटा आज हमने ना 50% करें, 50% दिया हमने टोटल। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एक और सेक्शन, ठीक है। तो होमवर्क आपके पास ऑलरेडी है सब्जेक्टिव वाला, वो सब्जेक्टिव है ना, साइड पे जाना, ऐड पे जाना, मिल जाएगा आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, इसमें नहीं किया तो सब्जेक्टिव करते हो, जिसने ऑब्जेक्टिव नहीं किया है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो ओके भाई, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप लोग टाइम से होमवर्क भी सेंड कर रहे हो, अपना असाइनमेंट भी कर रहे हो, बस इसी तरह से पढ़ते जाओ। बाकी जब ऑफलाइन आएगा तब तक अगर कुछ कह नहीं सकते बच्चों की कितना लंबा चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। जैसे लास्ट ईयर हुआ था 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एक्सपेक्टेड होता है। इस वाली क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग पर ना उनसे बात करो, उसमें आपको रिकॉर्डिंग हो रखी होगी, मेरे पास नहीं है, वो करना पड़ेगा, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, तो इसका सेट कर देंगे। चलो ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।